जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 18 का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। और ये आप देखेंगे इसमें कंसेप्चुअल सिमिलैरिटी है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर के साथ, यानी डिटेल प्रोसीजर कुछ थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल अप्रोच सेम वही है जैसी कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट में थी। यानी यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट में हमने सीखा था कि जब कभी इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है तो हमने उसको इवैल्यूएट करना है, और यानी इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है और एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करना है, ठीक है। और कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी डायरेक्ट असिस्टेंस के केस में करना है। उसी तरीके से एक्सपर्ट के केस में भी हम इन्हीं लाइंस के ऊपर चलेंगे, यानी क्या हम किसी एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकते हैं? सब यस यूज कर सकते हैं। तो हम स्टडी करेंगे किन सर्कमस्टेंसेस में यूज कर सकते हैं, और फिर अगर उसके वर्क को यूज करते हैं तो हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नंबर 1, एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है कि वो उसमें कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, और फिर एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करना है, ठीक है। और कुछ केस में उसके साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह अगर हमने करना है तो उस एग्रीमेंट में क्या चीजें तय पाएंगी, क्या चीजें लिखनी है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये मेन कंसेप्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट की तरफ चलने से पहले डायरेक्ट असिस्टेंस की होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे, सिर्फ 2 क्वेश्चंस, और बहुत से स्टूडेंट्स ने वो 2 क्वेश्चंस भी नहीं किए। तो आज की असाइनमेंट नोट कर लें। अच्छा, आज की असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस की तादाद निस्बतन ज़्यादा मिलेगी, 8 से 16 तकरीबन 9 क्वेश्चन है। अच्छा, इसका एक मतलब इतनी ज़्यादा असाइनमेंट करेंगे हम तो असाइनमेंट करते करते फोत हो जाएंगे। एक तो ये सोच आपके जहन में आएगी। आपने ऐसे नहीं सोचना, आपने क्या सोचना है कि अच्छा इसके ज़्यादा क्वेश्चन है, इसका मतलब है ये वो कंसेप्ट है जो पास पेपर में बार बार टेस्ट हुआ है। भाई ज़्यादा दफ़ा टेस्ट हुआ है तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन है ना, और ज़्यादा दफ़ा टेस्ट हुआ है तो अगर वही ट्रेंड आगे चलता है तो प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी इस दफा भी टेस्ट, ये टॉपिक टेस्ट होगा। तो जितने ज्यादा इसके क्वेश्चंस करेंगे इसका मतलब है उतना ही ज्यादा आप आने वाले टॉपिक के ऊपर जो एग्जाम में आने वाला है, हाई प्रोबेबिलिटी है, उसके ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी। तो ज्यादा क्वेश्चन का मतलब ज्यादा काम तो है, लेकिन इसका मतलब ज्यादा चांस भी है कि ये टॉपिक एग्जाम में टेस्ट होगा। अच्छा, ये तो हमारी होगी रूटीन असाइनमेंट। अब से ऑनवर्ड, जैसा मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था कि आपको कुछ असाइनमेंट मिलेगी प्रीवियस टॉपिक की, कुछ केस स्टडीज की, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस के तौर पे, एक्सटेंडेड असाइनमेंट के तौर पे, ठीक है। वो क्या करना है आपने, उसमें आपकी केस स्टडीज की प्रैक्टिस, जैसे उसमें मैं मल्टीपल चैप्टर्स की असाइनमेंट दिया करूंगा। जैसे चैप्टर 4 के 2-3 क्वेश्चन ऐड कर दिए, जैसे इसके अलावा चैप्टर 14 के 1-2 क्वेश्चन ऐड कर दिए, चैप्टर 16 का 1-आधा क्वेश्चन, 7, इस तरीके से मल्टीपल चैप्टर्स में से 1-1, 2-2 क्वेश्चन, 1-1 ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के तौर पे। भाई हो सकता है अगर कोई बड़ा किसी टॉपिक में एक 8-10 नंबर वाला क्वेश्चन हुआ तो हो सकता है मैं एक ही क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूं उस टॉपिक में से। और इसमें मुझे ये अंदाजा है कि आप एक दिन में ये असाइनमेंट नहीं करेंगे, हालांकि कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, इसीलिए आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा। यानी एक तो आपकी रूटीन की असाइनमेंट चलेगी ना जो करंट टॉपिक की है, इसके अलावा जो प्रीवियस टॉपिक है इसकी भी असाइनमेंट आपको दी जाएगी, और ये असाइनमेंट उसके अलावा होगी जो प्रैक्टिस हमने क्लास में की है। यानी ये अलहदा से क्वेश्चंस होंगे और केस स्टडी की प्रैक्टिस इसमें आपकी खास तौर पे उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ये डेली चेक नहीं होगी, ये 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा और उसके बाद ये असाइनमेंट आपसे चेक की जाएगी। लेकिन जो ड्यू डेट आपको बताई जाए एग्जैक्टली उस ड्यू डेट पे असाइनमेंट लेके आएंगे तो हम मानेंगे कि आपने असाइनमेंट किया है। अगर आपने कहा कि सर आगे पीछे तो मैं रोज असाइनमेंट लेके आता हूँ, बस आज के दिन ही नहीं लेके आया, तो हम नहीं मानेंगे, हम एज्यूम करेंगे आपने कोई असाइनमेंट नहीं। तो इस असाइनमेंट की ड्यू डेट सुन लें, मंडे। ये फाइल अटैच वाली असाइनमेंट, जो करंट टॉपिक की असाइनमेंट है ना, करंट टॉपिक की, वो रोज चेक होगी, उसकी ड्यू डेट कल की है। अब आपने कहना है, अब आपने कल कहना है सर हम तो ये समझे थे इस असाइनमेंट की ड्यू डेट है मंडे को, और ये हम समझे थे ये हमने सिर्फ पढ़नी है, ये सिर्फ पढ़नी है। तो भाई ये भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है, हर असाइनमेंट रिटर्न होती है, ये भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है। अच्छा, ये भी इसकी इस वाली असाइनमेंट की ड्यू डेट हुआ करेगी वेरी नेक्स्ट डे। इस वाली असाइनमेंट जो करंट टॉपिक से रिलेट कर रही है इसकी ड्यू डेट हुआ करेगी वेरी नेक्स्ट डे, और जो आपको एक्सटेंडेड असाइनमेंट दी जाएगी इसकी ड्यू डेट हुआ करेगी 2-3 जो भी दिन आपको बताए जाएंगे उसके बाद। तो हिसाब किताब लगा के शुभ मुहूर्त निकाला है मैंने, इसका शुभ मुहूर्त निकला है सोमवार का। तो सोमवार को आपने ये असाइनमेंट साथ पीर को लेके आनी है। क्लियर हो गई ये बात? रिटर्न में है। ओ भाईजान यही असाइनमेंट, ठीक है, कोई और असाइनमेंट ना चेक करवा दे।
भाई कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ ले। आई क्या की बुक का क्वेश्चन दिया था सर में? हाँ जी 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 जी, वो डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, उसकी तरफ आना है। वो असाइनमेंट डिस्कस होगी आपकी जी। फाइल कहाँ से मिलेगी? मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकाल, अब व्हाट्सएप चेक कीजिए। व्हाट्सएप आपको मैसेज है, आपसे एक लिस्ट सर्कुलेट करवाई गई थी ना, जिसमें आपने नहीं आपका मैसेज मिला है? आपको मैसेज मिला? आपने लिस्ट में नाम नंबर लिखवाया था? एक मिनट ठहर जाए, कल पे ना हल बता रहा हूँ, ठहर जाए जरा। और ठहर, पता चल गया आपका भी वही मसला है यार। टाइम जाया करते हैं आप। आपके पास असाइनमेंट पहुंची है? हैं? आपके पास असाइनमेंट पहुंची है? सर शाबाश, कोई तो माना असाइनमेंट पहुंची है ना। हाँ, तो सदका जारिया समझ के आगे जो इस असाइनमेंट को आगे 7 स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा, इंशाल्लाह रिजल्ट वाले दिन उसे 80 खबर मिलेगी। और एक स्टूडेंट था, उसने झूठ समझ के इग्नोर कर दिया। अगली बात समझ गए आप? तो शेयर कर, क्या मसला है? अगर 70% तक असाइनमेंट पहुंच गया, 30% तक नहीं पहुंचे, तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लें और साथ वाले से असाइनमेंट ले लें। हाँ, ये सवाल पूछा ना पहला काम का कि सोल्यूशन भी मिलेगा कि नहीं, तो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, बेफिक्र, पहले असाइनमेंट कर लें, इंशाल्लाह सोल्यूशन मिलेगा। नहीं, पहले सोल्यूशन नहीं देना, या सोल्यूशन भी आपको इसी तरह सेंड कर दूंगा, आज ही सेंड कर दूंगा। और बताए, आज ही सेंड कर, सोल्यूशन भी इसी तरह सेंड कर दूंगा। ठीक भाई, अब लेक्चर की तरफ चलें। चलिए, जल्दी बोल दे बहन जी, क्या कह रही हैं आप? जल्दी से बोल दे, टाइम कम है मेरे पास, जल्दी बोल दें अब। अच्छा, कभी कभी मुझे बिल्कुल जरा नहीं लगता कि सीए की क्लास को पढ़ा रहा हूं, लगता है कि तीसरी चौथी की क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जिस तरह के मसले मसाइल होते हैं। आ जाए हम इधर सामने। क्वेश्चन 6। ओके ओके। On behalf of the engagement partner, provide appropriate guidance to Fahim to assist him in selecting the areas where direct assistance of internal auditors can be utilized. ठीक है, कुछ अंदाजा हो गया हमें डायरेक्ट असिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है किन एरियाज में, लेकिन फिर भी बेहतर है एक दफा क्वेश्चन सारा पढ़ देते हैं, हो सकता है उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन हो जिसका हमारे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट आ रहा हो। कह रहा फहीम इज द ऑडिट मैनेजर ऑन ऑडिट ऑफ ब्लू बेल लिमिटेड BBL फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 व्हिच इज इन द प्लानिंग स्टेज। ऑडिट प्लानिंग स्टेज पे है। BBL हैज ए वेल एस्टैब्लिश्ड इंटरनल ऑडिट फंक्शन which reports directly to ऑडिट कमेटी। ये ऑडिट कमेटी किसको कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही दूसरा नाम समझे। असल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से चंद एक डायरेक्टर्स मिलके ये ऑडिट कमेटी, ये एक सब कमेटी होती है, सब कमेटी, ठीक है, या सब ग्रुप का ले, डायरेक्टर्स का एक सब ग्रुप होता है। इसमें सारे डायरेक्टर्स शामिल नहीं होते, वो डायरेक्टर्स जिनकी अकाउंटिंग ऑडिट का नॉलेज अच्छा होता है वो ऑडिट कमेटी में शामिल हो जाते हैं। बहरहाल ऑडिट कमेटी में होते सारे डायरेक्टर्स ही हैं, लेकिन सारे डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी में नहीं होते हैं। तो वो कह रहा है ऑडिट कमेटी, तो इसका मतलब ये ना समझिएगा कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्टिंग नहीं हो रही, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही रिपोर्टिंग हो रही है। कह रहा है स्टाफ ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हैव एडिक्वेट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड आर मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल काउंटिंग बॉडीज। यानी ऑब्जेक्टिविटी भी है, कॉम्पिटेंस भी है, इस लाइन में बता रहा है कॉम्पिटेंस भी है। कंसीडरिंग द अबव, उसने देखा ऑब्जेक्टिविटी भी है, कॉम्पिटेंस भी है, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच के बारे में नहीं बताया, लेकिन नहीं बताया तो वो भी अज्यूम कर लेते हैं होगी। Considering the above, Fahim intends to engage internal auditors to perform audit procedure for certain audit areas. Fahim चाह रहा है कि इंटरनल ऑडिट वालों को इंगेज कर ले, अपने साथ इंगेज कर ले कि कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर दे। अब यहाँ पे हल्की सी इंडिकेशन तो मिल रही है कि खुद इंगेज करके प्रोसीजर परफॉर्म करवाने का मतलब डायरेक्ट असिस्टेंस की तरफ, लेकिन अभी पक्का नहीं पता, पक्का नहीं हुआ, अभी थोड़ी सी इंडिकेशन हमें मिली है। रिक्वायरमेंट में हमें पक्का कर रहा है। कह रहा है बिहाफ ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर प्रोवाइड एप्रोप्रिएट गाइडेंस टू फहीम to assist him in selecting the areas where direct assistance of internal auditors can be utilized। क्या बताइए कौन, अच्छा क्या एवेल्युएट करने को कह रहा है? नहीं, अच्छा इंटरनल ऑडिट को एवेल्युएट करने को नहीं कह रहा। ओके, फिर इसका मतलब है उसके वर्क की एडिक्वेसी को एवेल्युएट करने का, वो भी नहीं कर रहा। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू कैसे करना है वो पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा है? किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस यूटिलाइज कर सकते हैं।
आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नहीं, ये तो नहीं पढ़ा हुआ भाई, नहीं पढ़ा हुआ। वो जो कंसेप्ट आप कह रहे हैं ना कि पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है वेयर डायरेक्ट असिस्टेंस कैन नॉट बी यूज। एक मिनट, अच्छा ठीक है, मैं पूछ, मैं ठीक है समझ आ गई। नहीं देखें, अब मुझे फर्क समझ आया कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल आइटम में भी एरियाज की लिस्ट है, डायरेक्ट असिस्टेंस में भी एरियाज की लिस्ट है, वर्क ऑफ इंटरनल आइटम में पॉजिटिव लिस्ट है, यानी कौन कौन से एरियाज में, और डायरेक्ट असिस्टेंस में नेगेटिव लिस्ट है, यानी किन किन एरियाज में डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो उसने क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव वाला कि कैन बी यूटिलाइज्ड, ये नहीं लिखा कैन नॉट बी यूटिलाइज। और पॉजिटिव वाला क्वेश्चन पूछा है ना, तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल आइटम में पॉजिटिव की लिस्ट दी हुई है, मैं पॉजिटिव लिस्ट की लिख के आऊंगा। क्या मतलब, डायरेक्ट असिस्टेंस लिखेंगे। क्यों डायरेक्ट असिस्टेंस? और क्योंकि उसने क्लियरली क्वेश्चन में लिख दिया है डायरेक्ट असिस्टेंस। इसको अंडरलाइन करें, जब उसने खुद से लिख दिया डायरेक्ट असिस्टेंस, हमने डायरेक्ट असिस्टेंस के अंदर ही रहना है, यूजिंग में नहीं जाना। उस वक्त एग्जाम में बैठ के बहुत से स्टूडेंट्स का जब ये अटेम्प्ट हुई, ऐसा दिमाग चला, उन्होंने कहा ये डायरेक्ट असिस्टेंस को इग्नोर कर दिया, इधर जो कैन नॉट नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर फोकस किया कि ये पॉजिटिव लिस्ट पूछ रहा है, पॉजिटिव लिस्ट तो यूजिंग द वर्क ऑफ, वही छापा है। हालांकि वो चीख के क्वेश्चन कह रहा है कि मैं डायरेक्ट असिस्टेंस का क्वेश्चन हूं। मैं किसका क्वेश्चन हूं? डायरेक्ट असिस्टेंस का। जब डायरेक्ट असिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्ट असिस्टेंस का लफ्ज लिखा होगा, लफ्ज लिखा हुआ है, कंफर्म हो गया डायरेक्ट असिस्टेंस है। भाई बस समझ आई बात? तो कैसे करेंगे? जैसे कंपनी लॉ के पेपर में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लिखते थे, प्रोहिबिटेड वाली एरियाज लिख के नीचे लिख देंगे बाकी सारे के सारे में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे ही होगा ना, आसान है ना। सुनाए फिर कौन से एरियाज है? आपने सुना? आप सुना लें, आप सुना लें। आप बैल मुझे मार, अच्छा भला उनकी तरफ जा रहा हो, सुनाए, शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत करें। जिसमें लो रिस्क होगा एनालिटिकल प्रोसीजर पर काम करेंगे, जिसमें अनाउंस प्रोसीजर, अनअनाउंस प्रोसीजर और एक्सटर्नल कंफर्मेशन में यूज नहीं करना, अनअनाउंस प्रोसीजर में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करने, रिस्क हाई हो, सिग्निफिकेंट जजमेंट हो, ये लिखने के बाद बाकी सब में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया कैसे लिखना है? तो देखिए ये इस तरह का आई कैप घुमाने की, ये आई कैप की घुमाने की मासूमाना कोशिश थी, लेकिन आप घूम गए। तो एग्जाम में बैठ के इस तरह का अगर उल्टा पलटा के क्वेश्चन पूछे तो घबराने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ सोचें कि क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है। इस क्वेश्चन जी 4 लाइन 6 नंबर के एक लाइन का 1.5 नंबर होगा सकता है। हाँ फैक्टर्स कौन से हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऊपर वाले फैक्टर्स लिखे, बिल्कुल उससे ऊपर फैक्टर्स भी है ना। हाँ, और फैक्टर्स ऊपर 2 लाइनें आपने डिलीट कर दी है ना, कल मैंने करवाई थी, वो नहीं लिखनी। हाँ पूछा एरिया का लिखे, क्योंकि मार्क्स ज्यादा है इसलिए पहले फैक्टर्स लिखें बाद में एरिया लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, स्टेट द मैटर्स टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर इफ, ये तो मैं भी बता दूंगा ना 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 ना, मैं नहीं आज पढ़ के आया ये क्वेश्चन। State the matters to be documented by external auditor if he uses the internal auditor for providing direct assistance। अब फिर देखिए डायरेक्ट, हालांकि डॉक्यूमेंटेशन तो यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट में भी है और डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्ट असिस्टेंस में भी है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लिखनी है? दोनों ही लिख दें। क्वेश्चन चीख के कह रहा है कि मैं डायरेक्ट असिस्टेंस से आया हूं, क्या डायरेक्ट असिस्टेंस वाले लिखेंगे ना? आसान है ना डायरेक्ट असिस्टेंस वाले? बताइए फिर कौन से? रिव्यू द वर्क परफॉर्म, ये लिखा, डॉक्यूमेंट करेंगे किसने वर्क, जो हु रिव्यूड द वर्क, हु परफॉर्म द वर्क। हाँ हु रिव्यूड द वर्क, जो कि इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म किया। और 1 मिनट है ये, evaluate objectivity and competence of internal audit function, nature and extent of, और डिसीजन कौन से डिसीजन के बेसिस ऑफ डिसीजन, कौन से डिसीजन के वर्क टू बी परफॉर्म, ठीक है। और वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंट करने हैं कि नहीं? कोई एग्रीमेंट किए थे, एग्रीमेंट किनके साथ किए थे? ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्टर्स इंटरनल ऑडिटर के साथ, और कोई नहीं बोलेगा। इंटरनल ऑडिटर के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं उसमें क्या चीजें तय करते हैं? यूजिंग द
यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में जो ऑडिटर के साथ चीजें डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी हैं? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, आपने क्वेश्चन को गौर से नहीं सुना। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में जो इंटरनल ऑडिटर के साथ चीजें डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी हैं? शाबाश, वो कह रहे हैं कोई भी नहीं है, ये हाल है। और वो पीछे वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला, कह रहा है कोई भी नहीं है। अच्छा, पहले ये कह रहा था, अब कह रहा है साइंसदान बैठे हैं सारे। अब भाईजान ये मैटर है जो डिस्कस करता है, ये डायरेक्ट असिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का है। 2 दफा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर बोला है। उसमें मैटर डिस्कस करते हैं क्या नहीं इंटरनल ऑडिटर के साथ एडवांस में? कौन से मैटर्स हैं? नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, टाइमिंग, मटीरियलिटी, सैंपल साइज, सैंपल सिलेक्शन मेथड, रिव्यू प्रोसीजर। बिल्कुल ठीक है, ये वो कंसर्ट पूछ रहा हूँ। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ब्रेनस्केप के ऊपर रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं साथ साथ? ये कितने स्टूडेंट? ये ले 8-10 है। और फिर आखिरी महीने में आपने कहना है कि सर ये याद नहीं हो रहा। ये आखिरी महीने में थ्योरी का सब्जेक्ट बड़ा होता है, ज्यादा कंसेप्ट होते हैं, आखिरी महीने में याद नहीं होता, शुरू में याद करना पड़ता है। ब्रेनस्केप से नहीं करना, ना करें गोली मारी, इसको किताब से कर लें, याद तो करें, साथ साथ याद करना शुरू करें। ब्रेनस्केप क्या है यार? भाई आप मैंने मेरा है सिर्फ कल छुट्टी नहीं की, आपके पिछले 50 दिनों से छुट्टी कर रहे हैं। बस ठीक है, थैंक्स। हाँ, मेंटीमीटर भी बिल्कुल मैं प्लान कर रहा हूं, लेकिन पहले आप काम करना शुरू करेंगे ना तो फिर मैं भी काम करना शुरू करूंगा। अब आप काम करते नहीं और मैं रातें जाग जाके काम करता ना, वाह क्यों, मैं क्यों ना समझता हूँ, मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ा, मैं याशी करने का टाइम। अगर आप में से 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट 1 की हुई ना मंडे को, तो फिर इंशाल्लाह मंडे से ही हम मेंटीमीटर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने ये नहीं करके आए तो फिर कोई मेंटीमीटर नहीं, मैंने कोई और मैंने आपको माइंड मैप भी देना, ठीक है, माइंड मैप भी कोई नहीं, माइंड मैप भी सिर्फ उस स्टूडेंट को मिलेंगे जो असाइनमेंट करके आएगा, और मेंटीमीटर भी उन्हीं स्टूडेंट्स की मौजूदगी में होगा जो असाइनमेंट करके, बाकी स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देंगे हम। एंड पे करवाते हैं ना तो क्लास से बाहर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेक्चर तो पूरा हो गया, बट ठीक है ना करके ऐसा। जो असाइनमेंट करके आएंगे उन्हें ही प्रीमियम सर्विसेज मिलेंगी, जो असाइनमेंट नहीं करके आएंगे वो हमारे सौतेले स्टूडेंट है, उनके साथ मैं सौतेली माँ जैसा शुरू करूँगा, ना करके असाइनमेंट। आपने अभी तक मेरा रणबीर कपूर वाला चेहरा देखा है, अब मेरा शक्ति कपूर वाला चेहरा देखा जो असाइनमेंट नहीं करके आएगा। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा सर, आपने सही। चलिए आगे चलते हैं। अब टॉपिक ये क्या, ये कौन आ गया? ये एक्सपर्ट आ गया। एक्सपर्ट, हमारे ऑडिट में एक्सपर्ट की एंट्री हो गई। ये एक्सपर्ट कौन है? ये एक्सपर्ट कौन है? ये एक्सपर्ट हर वो प्रोफेशनल है जो अकाउंटिंग और ऑडिट की फील्ड के अलावा किसी भी दूसरी फील्ड का एक्सपर्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग और ऑडिट की फील्ड के एक्सपर्ट को एक्सपर्ट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, उसे ऑडिटर कहते हैं। तो एक्सपर्ट का नाम किन लोगों के लिए है? जो अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा दूसरी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टैक्स की फील्ड के एक्सपर्ट, जैसे लॉ की फील्ड के एक्सपर्ट, जैसे इंजीनियर की फील्ड के एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये सारे लोग अपनी अपनी, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एक्चुअरियल कैलकुलेशंस करने के लिए बाज़ औक़ात फाइनेंस के एक्सपर्ट्स, सीएफए, ठीक है, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स वो भी एक्सपर्ट है। वैल्यू जो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू करते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यूएशन करते हैं, ये सारे एक्सपर्ट हैं। ये कौन है एक्सपर्ट? अच्छा, ये एक्सपर्ट हमारे ऑडिट में क्या करने आए? ये हमारी हेल्प करने के लिए आए। क्या ये एक्सपर्ट हमारी हेल्प कर सकते हैं? यस। याद रखिए, अगर क्लाइंट, रूल बता रहा हूं,
अगर क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए उसे किसी ऐसी एक्सपर्टीज की, ऐसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़े जो अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा हैं, तो मैनेजमेंट उसके लिए हो सकता है एक्सपर्ट की सर्विसेज को यूज़ करे, और हम एज ऑडिटर, चूंकि हम अकाउंटिंग और ऑडिट के तो एक्सपर्ट हैं, बाकी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, तो हम एविडेंस तो ऑब्टेन करना है, तो हम उसके लिए फिर एक्सपर्ट को इंगेज करते हैं, एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ करते हैं। ये बात समझ आई? समटाइम फिर से सुन लीजिए, समटाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग और ऑडिट का नॉलेज काफ़ी नहीं होता, बल्कि अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा कुछ दूसरी एक्सपर्टीज की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट के ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई हो रहा है, तो फिर टैक्स की कैलकुलेशन, इसके लिए कोई टैक्स कंसल्टेंट होता है। कुछ देखें, याद रखिए, आप सोच रहे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी टैक्स एक्सपर्ट होते हैं, समटाइम एक्सपर्ट होते हैं, समटाइम नहीं होते। लाजमी नहीं कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स का एक्सपर्ट हो। तो अकाउंटिंग और ऑडिट, तो इसी तरह अगर क्लाइंट के खिलाफ कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, तो फिर कौन से एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी? लॉयर की। इसी तरह अगर क्लाइंट सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, कौन से एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी? आईटी कंसल्टेंट की, आईटी एक्सपर्ट की। इसी तरह अगर क्लाइंट ने कोई मशीनरी की रीवैल्यूएशन करवाई है या मशीनरी की यूजफुल लाइफ रिवाइज करवाई है, तो इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, जो हमें मशीनरी को चेक करके बताएगा इसकी वैल्यू क्या है या इसकी लाइफ कितनी हो सकती है। इसी तरह सबसे बड़ी एग्जांपल जो आईकैप बार बार टेस्ट कर रहा है, अगर क्लाइंट की कुछ प्रॉपर्टी है, उसे क्लाइंट ने रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करवाया, तो उसकी मार्केट वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, इसके लिए किसी एक्सपर्ट वैल्यूअर को इंगेज किया जाता है। तो ये वो कुछ एक एग्जांपल्स हैं जिनमें हमने सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा कुछ दूसरी स्किल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। अब पहले नंबर पे याद रखिएगा, ये जरूरत पड़ी मैनेजमेंट को। दूसरे नंबर पे जरूरत ऑडिटर को पड़ी है, पहले नंबर पे ऑडिटर को जरूरत नहीं पड़ी। पहले क्योंकि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, हमने तो चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, तो पहले नंबर पे मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को एंगेज किया होगा। लेकिन उसके लिए वर्ड यूज स्टैंडर्ड कहता है कि एक्सपर्ट यूज किया मैनेजमेंट ने फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम एक्सपर्ट यूज करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। तो मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को एंगेज किया, अगर तो हमें लगे कि वो एक्सपर्ट सारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हम उसी एक्सपर्ट के काम को चेक कर सकते हैं, उसी एक्सपर्ट के काम को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगे ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये करंटली या पास में मैनेजमेंट का एम्प्लॉय रहा है, तो फिर ऐसे एक्सपर्ट के वर्क को यूज नहीं करते। फिर क्या करते हैं भला? न्यू एक्सपर्ट अपॉइंट करते हैं अपना, शाबाश, जो कि हमारा ये क्राइटेरिया पूरा करता हो। तो समझ लगी एक्सपर्ट कौन है, और ये समझ लगी एक्सपर्ट किन किन एरियाज में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्लाइंट पे गए, वहां पे हमने देखा इनमें से कोई एक एरिया एप्लीकेबल था, तो एक्सपर्ट को यूज करना है कि नहीं करना। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने फौरन कहना है यस, ये स्पेशलाइज्ड वाले एरिया हैं, इनका अकाउंटिंग और ऑडिट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने में ये नॉलेज अप्लाई करना जरूरी है, इसीलिए इसमें एक्सपर्ट को एंगेज कर देना चाहिए। एग्जाम में तो हमेशा इनमें से कोई भी सिचुएशन आए ना, इनमें से कोई भी सिचुएशन आप एक्सपर्ट को यूज कर दो। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट को असल में पेमेंट करनी होती है अच्छी खासी, तो इसलिए कोशिश हम ये करते हैं कि अगर हो सके तो एक्सपर्ट के बगैर ही काम चल जाए। तो डिपेंड करता है सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, डिपेंड करता है कंप्लेक्सिटी और अल्टरनेटिव एविडेंस। अगर तो मैटर ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी रीवैल्यूएशन करवाई जरूर है लेकिन प्रॉपर्टी थोड़ी अमाउंट की थी, मैटर इतना कम्प्लेक्स नहीं है, टैक्स का मसला है लेकिन ज्यादा उलझा हुआ नहीं है, सिर्फ हमने टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ज्यादा आइटम्स नहीं है प्रॉब्लमेटिक, डिस्प्यूटेड, तो फिर हो सकता है हम एक्सपर्ट को यूज ना करें। अगर मैटर सिग्निफिकेंट नहीं है, कम्प्लेक्स नहीं है, अल्टरनेटिव सोर्सेज से एविडेंस मिल सकता है। फर्ज कीजिए अल्टरनेटिव सोर्स से क्या आता है, सम टाइम कभी कभार आपने देखा होगा शायद कि कोई बंदा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लॉयर भी है, बाज़ औक़ात अगर जाए ना तो एमबीबीएस क्वालिफाइड, वो एंटी टेस्ट देने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है कि कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और साथ में उसके पास इनमें से कोई एक्सपर्टीज भी हो। कुछ लोग होते हैं उनको ज्यादा पढ़ने का शौक होता है, तो एक डिग्री कर ली, दूसरी के बाद तीसरी। तो इसीलिए अगर अल्टरनेटिव एविडेंस आपकी टीम में ये स्किल मौजूद है ऑलरेडी किसी के पास, तो आप एक्सपर्ट को यूज ना करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये एरिया यूज हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सिग्निफिकेंट है, कम्प्लेक्स है और एक्सपर्ट के अलावा और किसी सोर्स से एविडेंस नहीं मिल सकता, तो फिर क्या करना है?
एक्सपर्ट को यूज कर लेना चाहिए। क्लियर हो गया ये? चलिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम नहीं है, याद कर लें, कंसेप्ट समझ लें कि हम समझा क्या रहा हूं कि प्रैक्टिकली ये नहीं कि ये एरिया आया तो फौरन हम एक्सपर्ट की तरफ चले जाते हैं, नहीं, हम कोशिश करते हैं एरिया को थोड़ा बहुत इवैल्यूएट कर लें। अगर थोड़ा बहुत मसला हो तो हम खुद से ही उसको हैंडल कर लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर एक्सपर्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन एग्जाम में आपने क्या करना है कि इनमें से कोई भी एरिया अगर आपसे पूछे तो आपने कहना यस इसमें एक्सपर्ट यूज किया जा सकता है। वो अगर एग्जाम में आपसे पूछे क्लाइंट के साथ लीगल केसेस हैं, एक्सपर्ट को यूज किया जा सकता है, यस शाबाश किया जा। अगर कहे प्रॉपर्टी रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करवाई है, एक्सपर्ट को यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कहे प्रोविजन फॉर बैड डेट एस्टिमेट करो, चेक करो, एक्सपर्ट को यूज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। हर काम एक्सपर्ट ने करना है तो हमने क्या करना है? और प्रोविजन फॉर बैड डेट हम खुद नहीं चेक कर लेते, एजिंग रिपोर्ट से चेक नहीं कर लेते, पिछले सालों की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी से चेक नहीं कर लेते, ये रेंट के बाद कितना कैश रिसीव हुआ कितना नहीं हुआ उसे पता नहीं चल जाता। तो हर काम के लिए थोड़े एक्सपर्ट होगा। पे रोल को वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लें। ये पहली केस स्टडी आपको बताई एग्जाम में जो पूछ सकता है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा, आप ये याद करके बैठे होंगे, हाँ ये लिस्ट याद कर लेते हैं। एग्जाम में हमसे पूछेगा बताओ कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें एक्सपर्ट को यूज किया जाता है, हम सारी लिस्ट छाप देंगे और पास हो जाएंगे। एग्जामिनर ऐसे नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो आपको 2-3 डिफरेंट एरिया छोटी छोटी केस स्टडी बना के पूछेगा, बताओ इसमें एक्सपर्ट पॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आप हर केस में कहेंगे पॉइंट होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कुछ केसेस में होना है कुछ में नहीं होना। फिर आप कहेंगे गोली मारे दफा करें, चलो अगर उसने 4 एग्जांपल दे दिए हैं 2 में तो पॉइंट हो ही रहा होगा ना, सबको मैं ओके ओके कर देता हूं। फिर एग्जामिनर कमेंट्स में कहेगा कि स्टूडेंट को मैंने सही के भी मार्क्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि स्टूडेंट ने सिर्फ डिसीजन लिखा यस या नो, उसकी बेसिस बताई ही नहीं। उसने ये चीज तो डिस्कस ही नहीं की कि ये मैटर कॉम्प्लेक्स नेचर का था, इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल की जरूरत थी, ये बेसिस तो डिस्कस ही नहीं की। सिर्फ यस नो लिखने से नंबर थोड़ी देगा। तो ज़हनी तौर पे तैयार रहें, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ लेगा इस छोटे से ये 4-5 आइटम में से। लेकिन एज यूजुअल अगर जो हमारे साथ एग्जाम में होता है वैसा ही हुआ तो क्वेश्चन कैसा आएगा, वो हमें केस स्टडी जिसमें उसने 3-4 सिचुएशन दी होंगी और हमसे क्या पूछेगा, एक केस सिचुएशन में एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट अप्रोप्रिएट है, किसमें अप्रोप्रिएट नहीं है, अंदाजा लगा लेंगे। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, इन्होंने नए ज़हायर दरियाफ्त किए, ठीक है, गैस के नए ज़हायर दरियाफ्त किए और उनकी कैलकुलेशन करके उसको इन्वेंट्री के तौर पे फर्ज कीजिए अपनी बैलेंस शीट में शो करवा दिया। बताइए इस इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है? आप खुद वेरिफिकेशन नहीं कर सकते? नहीं, टेंजिबल चीजों की तो खुद कर सकते हैं, वो गैस तो इंटेंजिबल है, उसकी कैसे कर सकते हैं? और जो असल में नेचुरल गैस होती है वो उसकी स्मेल भी नहीं होती, वो तो कोई ना कोई इंजीनियर आएगा अपने हालात लेके साथ, वो चेकिंग चुकिंग करेगा और फिर हमें बताएगा। फिर हमें नहीं, मैं बता हम पे ऐसे हालात आ जाएं तो फिर इंजीनियर से रब्ता करना है, इंजीनियर से रब्ता करना है। वो आपको एक केस स्टडी बताई थी जिसमें वो चिप की वैल्यूएशन हो रही थी, नहीं बताई थी केस स्टडी। कंप्यूटर कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, इस दीवार पे चिप्स लगी थी, कंप्यूटर चिप्स, वो जो यूएसबी हो ना, यूएसबी को खोल लेना तो उसके अंदर जो चिप निकलते, अगर यूएसबी कंप्लीट हो ना, मतलब पैक हो, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं ये 8 GB वाली है, ये 64 GB वाली है, ये इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन जब 8 GB वाली को भी खोल लें, 64 वाली को भी खोल लें, आमने सामने रख दें, मिक्स करके बताएं कौन सी वैल्यू कम है किसकी ज्यादा है, आपके फरिश्ते भी नहीं बता सकेंगे, क्योंकि अंदर तारें सारी दोनों में जो भी आईसी वगैरह लगे होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो एक ऑडिटर ने क्या काम किया, क्लाइंट ने कहा ये सारी चिप्स जो लगी हुई है ना, इनकी वैल्यू है 500 रुपए, इधर वाली की 5000। उसने कहा दिखने में तो सेम है, उसने कहा दिखने में सेम है लेकिन असल में इनकी जो कैपेसिटी वॉल्यूम है ये 2 GB वाली है और ये 200 GB वाली है। उसने कहा अच्छा हाँ वाकई 2 GB वाली की कीमत कम होती है, 200 वाली ज्यादा होती है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, ओके कर। क्या गलती की भाई, चेक तो कर लो, ये 2 GB वाली है, पता चले वे भी 2 GB वाली थी। उसके लिए यहाँ पे एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है? लेकिन एसी बनाने वाली कंपनियां, उसके एसी काउंट करने हमने, इसमें भी एक्सपर्ट हो जाए तो क्या ही अच्छी बात है, काम वही कर लेगा सारा। इसमें एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं। तो हालातों वाकयात का जायजा लेके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस केस में एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, किस में नहीं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन में, ये समझ आए? हाँ बिल्कुल होना है, वो सुई गैस वाली कंपनी में बिल्कुल होना है इंजीनियर। हम थोड़ी वो कुएं में तेल के या गैस के डुबकी लगाएंगे, दूसरी तरफ निकलेंगे, हम कहेंगे वेरिफिकेशन हो गई सारी, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी। हाँ माजिद की दिल लगा के चेक कर ले हैं पूरा कंपनी में चली, ऑडिटर भी चला हो।
चलिए, अच्छा फर्ज कीजिए ऐसा कोई एरिया है जिसके लिए ऑडिटर की एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो हमने फैसला किया एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो हमने फैसला किया एक्सपर्ट को एंगेज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। यूजिंग द वर्क, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं है। कोई स्टूडेंट सोच के बता सकता है डायरेक्ट असिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है एक्सपर्ट का काम होना कैसे है, हम उसे कैसे बता सकते हैं? डायरेक्ट असिस्टेंस में तो हम काम करवा रहे होते हैं ना, कह रहे होते हैं। यूजिंग में तो उसने खुद काम किया होता है, वो चेक करते हैं। तो इसमें हो ही नहीं सकता कि हम एक्सपर्ट को बता रहे हो ये काम ऐसे करो, एक्सपर्ट मैं हूं तुम हो, ठीक है? तो इसमें एक ही कंसेप्ट है, यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। अच्छा, मुझे बेसिक कंसेप्ट बताइए। जब हमने फैसला कर लिया कि कोई भी एरिया, कोई भी एक एग्जांपल लेके, बल्कि सबसे जो कॉमन एग्जाम आईपैप एग्जाम में पूछता है वो एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन। हमने फैसला किया कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवानी है तो कोई प्रॉपर्टी वैल्यूअर होना चाहिए, एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहिए। हमने एक्सपर्ट को कहा, एक्सपर्ट भैया आप मार्केट में बैठे हुए हो, हमारे क्लाइंट की ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन कर दोगे? उसने कहा बिल्कुल कर दूंगा। हमने कहा करो। उसने कहा ऐसा नहीं सर, पहले एग्रीमेंट तो करें, ये ना हो बाद में आप कहेंगे जी हमें पता ही नहीं था कि आपको पैसे भी देने हैं। एग्रीमेंट करें, आपकी जो फीस है उसमें से मुझे भी 5 लाख रुपया मिलेगा, और ये भी एग्रीमेंट में बताएं कि आपको कब रिपोर्ट चाहिए, ये भी बताइए प्रॉपर्टी कौन सी है। ये ना हो बाद में मैं एग्रीमेंट कर लूं, क्लाइंट की प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन मैं करूंगा, पता चले बाद में 2 नहीं 10 प्रॉपर्टीज थी। तो मेरा सारा स्कोप ऑफ वर्क, नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क सारा मेरे साथ एग्री करें, और फिर इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी लिखे, ताकि मुझे अगर क्लाइंट से कुछ डाटा ऑब्टेन करने की जरूरत पड़ती है, कि जैसे उन्होंने कोई कमर्शियल स्टेटस लिया हुआ है किसी प्रॉपर्टी का, तो उससे रिलेटेड अप्रूवल वगैरह होंगी, तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप मुझे लेके देंगे, मैं उसके मुंह मत्थे नहीं लगूंगा। आपने जाके सारी डॉक्यूमेंटेशन मुझे इस तरह की जिम्मेदारी लिखें। आपकी जिम्मेदारी क्या है भाई, ये चीजें होनी चाहिए। ऑडिटर ने कहा ठीक है एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक चीज हम और भी ऐड करवाएंगे, फीस भी लिख दो, अपनी रोल्स स्कोप ऑफ वर्क भी लिख दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख दो, मेरी भी लिख दो, लेकिन एक चीज और है, कोई स्टूडेंट जो बता सके क्या चीज? शाबाश, इंफॉर्मेशन बाहर किसी को शेयर नहीं करें, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स दे दीजिए नाम 50 रुपए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं लेके नहीं आया। वो मेंटीमीटर होंगे तो फिर आदत पड़ेगी ना रखेंगे। आप असाइनमेंट ही नहीं करते, असाइनमेंट नहीं करते, मेंटीमीटर नहीं होता, मेंटीमीटर नहीं होता, प्राइस नहीं होता। प्राइस लेने आया था, मैं ऑनलाइन तो एक्सपर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है एग्री कर लेते हैं, एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद एक्सपर्ट ने एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन की, एक रिपोर्ट बनाई कि ये 200 मिलियन इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। रिपोर्ट हमें दी, हमने उस रिपोर्ट में कहा कि हम तो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट को नंबर से ही कंसर्न होता है। 200 मिलियन करंटली 150 मिलियन के प्रॉपर्टी खड़ी है, 200 मिलियन पे लाना है, 50 मिलियन की एडजस्टमेंट डाल दी। क्लियर हो गया? इस सारे प्रोसेस में एज ऑडिटर मैंने क्या क्या गलती की? सबसे पहले एक्सपर्ट को जज ही नहीं किया। स्टैंडर्ड कहता है एक्सपर्ट को जज करो। फिर और क्या गलती की? एक्सपर्ट को जज करने से मुराद यही है कि उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखना, सारी चीजें आगे। उसके काम की एडिक्वेसी को भी नहीं देखा, उसकी रिपोर्ट को एज इट इज यूज कर लिया। स्टैंड कहता है ना 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 ना, जब भी किसी एक्सपर्ट के वर्क को यूज करोगे, आपने यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट से पहले 2 काम तो कम से कम लाजमी करने, और भी काम है लेकिन 2 काम तो लाजमी करने। एक उसको वैल्यूएट करना है, काम को वैल्यूएट करना है। तो ये देखिए, पहले बड़े टास्क हम देख लें कि क्या करने होते हैं। स्टेप नंबर 1, जब कभी इफ ही यूजेस वर्क ऑफ एक्सपर्ट, अगर इनमें से कोई एरिया आ गया हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और मैटर कॉम्प्लेक्स है और कोई रास्ता नहीं, एक्सपर्ट को एंगेज करना ही पड़ेगा, फैसला कर लिया एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे। इफ ऑडिटर यूजेस वर्क ऑफ एक्सपर्ट, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चौथी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वैल्यूएट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को वैल्यूएट करो। ये वैसा ही है जैसा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को वैल्यूएट किया था, लेकिन अल्फाज में फर्क है। इंटरनल ऑडिटर में हमने वर्ड यूज किए थे कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। यहां पे फ्रेज यूज कर रहे हैं कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अप्रोच, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, हमारी बुला जाने क्या होती है उसकी अप्रोच, वो क्या टेक्निकल चीजें करता है। क्लियर हो गया? इसमें हमने उसको एक्सपर्ट को वैल्यूएट किया। दूसरा बड़ा काम क्या करना है? उसके वर्क को चेक करना है एडिक्वेट है कि नहीं।
और ये बड़ी अजीब बात है, हम कब से, ऑडिटर कब से इस काबिल हो गया कि एक्सपर्ट के वर्क की एडिक्वेसी को चेक कर सके? क्या चेक कर सके? इसके ऊपर अभी बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले मुझे बताइए, ये तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्री करते हैं इंटरनल। ये तीसरा काम क्या है? ऑब्टेन एग्रीमेंट। क्या एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए? एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए भाई, ताकि पता चले क्या स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव वर्क क्या है, क्या काम करना है, एक्सपर्ट को पता है। जिस तरह कभी दो पार्टीज के दरमियान में जब कभी कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है, एग्जैक्टली उसी तरह यहां पे भी एग्रीमेंट होगा। और आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ए और पार्टी बी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है, प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों की। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की भी लिखी होगी, एक्सपर्ट की भी। फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, रिपोर्ट कब दी जाएगी, डेडलाइन क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसा ना हो रिपोर्ट की डेडलाइन क्लाइंट से एग्री की है 20 मार्च और एक्सपर्ट कहे मैं 25 मार्च को रिपोर्ट दूंगा, या फॉर्मेट ऐसा हो जो हम पढ़ ही ना सके। ठीक है, तो फॉर्मेट, टाइमिंग, रिपोर्ट वगैरह एग्री करेंगे। और कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, थर्ड एक्सपर्ट बाहर हाल ऑडिटर नहीं है, थर्ड पार्टी है। तो हम चूंकि स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे कहेंगे भाई जो क्लाइंट के मैटर्स तुम्हें तक पहुंचे कॉन्फिडेंशियल रखने हैं तुमने। 4 हो गए। ये समझ आ गया क्या है? ये भी आ गया क्या है? ये भी आ गया क्या समझ? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, ये क्या चीज है? देखेंगे उसका काम, फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, उसकी फील्ड की थोड़ी बहुत देखिए, अंडरस्टैंडिंग कह रहा है, डिटेल टेस्टिंग नहीं कह रहा। मोटी मोटी नॉलेज ले ले उसकी फील्ड की, कि उसकी फील्ड में काम कैसे होता है, उसकी फील्ड में काम कैसे होता है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आईटी एक्सपर्ट है तो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, लॉयर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। लॉयर को हम कहेंगे भाई इस केस के ऊपर फैसला बताओ, तो ओपिनियन बताओ, तुम्हारे ख्याल में ओपिनियन क्या है, वो सिर्फ इतना कह दे कि केस जीत जाएंगे, तो हम उससे कहेंगे हमने तो इतनी को अंडरस्टैंडिंग तो हमें भी है कि प्रेसिडेंट होते हैं केसेस के, कोई भी केस ऐसा नहीं होता जो दुनिया में पहली दफा फाइल हुआ हो, उससे पहले भी कोई भी हुआ दुनिया में पहली दफा थोड़ी होता है, पहले भी बहुत से बुक होते रहे, आइंदा भी होंगे। तो इससे पहले जो केसेस आए हुए हैं उनका फैसला क्या है वो तो दिखाओ, वो तो तुमने स्पोर्ट में दिया ही नहीं। हमने तो, हमें सब्जेक्ट में उसने पढ़ा हुआ है लॉ में कि लीगल केसेस के प्रेसिडेंट होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि इस तरह का केस हो तो फैसला क्या होता है, वो किधर है। ये इतनी को अंडरस्टैंड, इसका ये मतलब नहीं है हमने एलएलबी करने, हमने लॉयर बनना है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का ये मतलब नहीं है, बल्कि क्या मतलब है कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ले कि इसमें, इस प्रोफेशन में काम किस तरीके से होता है। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको पता है हम किस लिए ले रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग 2 कामों के लिए ले रहे हैं। एक, स्कोप ऑफ वर्क उसे बताने के लिए कि हम उसे बताएं भाई उसको बताना है कि कितना कितना क्या क्या काम करना है, तो उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत। और जो बड़ी रीजन है वो क्या है, एडिक्वेसी ऑफ वर्क इवैल्यूएट करने के। इसका मतलब है एडिक्वेसी ऑफ वर्क में हम उसकी डिटेल टेस्टिंग नहीं करेंगे, उसके डिटेल प्रोसीजर की वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, कुछ बेसिक फैक्ट्स वगैरह देख लेंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ, बेसिक नॉलेज से ये पूछा ना सवाल, शाबाश। उन्होंने कहा सर बेसिक नॉलेज से, यानी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से एक्सपर्टीज कैसे इवैल्यूएट हो सकती हैं, ये इस सवाल का जवाब आपको इस हिस्से में आके बताऊंगा। पहले तरतीब से चलते हैं। एक्सपर्ट को एंगेज करना है, उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी को देखना है। कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी में क्या चीजें चेक करेंगे। अच्छा, फिर फर्क बता दूं, इंटरनल ऑडिट वाले केस में कॉम्पिटेंस लाता था, ऑब्जेक्टिविटी लाता था, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच लाता था। इसमें उसने आसान कर दी जिंदगी, कैसे, सारे इकट्ठे कर दिए। उसने कहा जब आपने देखना हो कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी, क्वालिफिकेशन देखो, एक्सपीरियंस देखो, रेपुटेशन देखो, देखो इंडिपेंडेंस आके नहीं। हमने कहा तकरीबन यही बात तो इंटरनल, उसने कहा जिस तरह उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देखी उसी तरह, लेकिन इसमें हमें वो सोर्सेज बता रहा है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। इंटरनल ऑडिटर के बारे में तो इंफॉर्मेशन हम खुद भी जज कर सकते थे, हमें कंपनी के अंदर से भी मिल सकते थे। एक्सपर्ट के बारे में हमें कहां, कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्पिटेंट है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये कैपेबिलिटी है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है। कहता है हो सकता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, पास में किसी और क्लाइंट पे भी आपने उसको इंगेज किया हो, नहीं? अच्छा जी, नहीं तो डिस्कस कर लें एक्सपर्ट के साथ, भाईजान सुनाएं क्या हाल है, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर 6 महीने हुए, एक्सपीरियंस पता चल गया। हाँ जी,
फिर इसके बाद हमने कहा आपका नाम सुना सुना लग रहा है, कहते हैं हाँ वो जो दूसरी कंपनी का फ्रॉड था ना जिसमें गलत वैल्यूएशन हुई थी, वो वैल्यूएशन मैंने की थी। पता चल गया, ठीक है। अच्छा, डिस्कस करें एक्सपर्ट के साथ, किसी भी बंदे के साथ या वो अदर राइटर किसी के साथ भी डिस्कशन करें ना, तो आपको 5 मिनट में पता चल जाता है वो बंदा किस लेवल का है, वो अल्फाज किस तरह के इस्तेमाल कर रहा है, वोकैबुलरी क्या है, उसकी अंदाज क्या है, उसका जो तजर्बेकार लोग हैं ना वो जान लेते हैं। तो ऑडिटर जान लेगा एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके कि इसका लेवल क्या है। वो ना बताए तो इससे भी कोई ना कोई मैसेज मिल जाता है कि क्यों नहीं बता रहा हमें कुछ अपने बारे में, क्योंकि कुछ छुपाने वाली चीज है, ठीक है। पब्लिश पेपर बुक्स ऑफ एक्सपर्ट, देखिए अगर एक्सपर्ट ने कोई बुक्स पब्लिश की हैं तो इसका मतलब है वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है। ग्लोबली ये समझा जाता है कि जो प्रोफेशनल बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं उनका कॉम्पिटेंस लेवल हाई होता है। प्रोफेशनल बॉडी की एफिलिएशन है कि नहीं किसी के साथ, अगर प्रोफेशनल बॉडी के साथ जिस तरह अकाउंटेंट की बॉडी प्रोफेशनल बॉडी है क्या, उससे तो एक्सपर्ट्स की भी होती है, तो अगर उनके साथ एफिलिएशन करवाई है तो फिर ये प्लस पॉइंट है कि माइनस प्लस पॉइंट है। तो इस तरीके से इन सोर्सेस हमने कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी वैल्यूएट कर ली। इसके बाद अगर आपको या तो पता चलेगा एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट कैपेबल ऑब्जेक्टिव है, या पता चलेगा नहीं है तो क्या करें, छोड़ दो। और अगर पता चले कॉम्पिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, अगले लेवल पे चले। अगला लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग उसकी फील्ड, अंडरस्टैंडिंग काम करवाना है उससे, तो थोड़ा बहुत खुद भी तो पता होना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग उसकी फील्ड करें। एग्रीमेंट कर लें, किस लिए, पता चले खास तौर पे एग्रीमेंट में कौन सी चीजें एग्री कर रहे हैं ये नोट कर लें। और आखिरी काम एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है। अब ये कंसेप्ट कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम एक्सपर्ट के वर्क को कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, इसके जानने के लिए, सवाल का जवाब जानने के लिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम असल में चेक करते क्या है। आपने एक मॉडल स्टडी किया हुआ है, ये इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल। हम आउटपुट चेक करते हैं, इनपुट चेक करते हैं, प्रोसेसिंग चेक करते हैं, क्योंकि हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फील्ड के एक्सपर्ट है। अच्छा, मुझे बताइए एक्सपर्ट भी इसी मॉडल के मुताबिक काम कर रहा होगा कि नहीं? उसे कुछ ना कुछ सोर्स डाटा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सोर्स डाटा दिया जाएगा। सोर्स डाटा से क्या मुराद है कि सर ये हमारी प्रॉपर्टी है, इतना एरिया है, इस जगह पे वाकया है, इसकी वैल्यूएशन करनी है, यह सोर्स डाटा। फिर इसके बाद कुछ उसका अपना सोर्स डाटा के साथ कुछ अजम्पशंस भी उसे बताई जाएंगी, सोर्स डाटा होगा, अजम्पशन, फिर सोर्स डाटा और अजम्पशंस की मदद से वो कुछ टेक्निकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, रॉकेट साइंस लगाएगा, वो अपने कुछ मॉडल, ये वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड किया, जो भी उसकी डिटेल कैलकुलेशन है। इंजीनियर है तो वो अपने देख रहा होगा, वो एक एक नट बोल्ट पेज का सब वगैरह उसका हिसाब किताब लगा के उसकी रिपोर्ट। वैल्यूअर है तो इसी तरीके से वो डिफरेंट उसकी कैलकुलेशन चल रही होंगी, और एंड पे आके फिर एक रिपोर्ट दे देगा कि सर ये हमारी फाइनल रिपोर्ट है आपके लिए, ये इसमें वैल्यूएशन इतनी आई है जो प्रॉपर्टी की थी। तो बेसिकली एक्सपर्ट के काम में 4 स्टेप्स हैं, बेसिकली 3 है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट में 2 चीजें, एक सोर्स डाटा और एक अजम्पशन। फिर प्रोसेसिंग है, फिर आउटपुट। आउटपुट में क्या है? रिपोर्ट, उसकी फाइंडिंग्स, उसके कंक्लूजन्स। रिपोर्ट, उसकी फाइंडिंग, उसके कंक्लूजन। इसमें बताइए सबसे मुश्किल चीज क्या है? सबसे मुश्किल चीज जिनका क्वेश्चन था, आप बताइए। इन 4 में मुझे 2 सवालों के जवाब देने हैं। पहला, सबसे मुश्किल चीज कौन सी है, और दूसरा, सबसे अहम चीज कौन सी है? सबसे मुश्किल चीज कौन सी है? ये प्रोसेस, ये जो उसने प्रोसीजर परफॉर्म किया है, इस इनपुट के ऊपर जो प्रोसीजर, सबसे मुश्किल। और सबसे अहम क्या है? रिपोर्ट। अच्छा, मुझे बताइए हमने क्या चारों वेरीफाई करने हैं? नहीं, हम ये नहीं कर सकते वेरीफाई। हमने ये करना है, ये सोर्स डाटा भी कर सकते हैं, अजम्पशन भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर, ये इसमें ना मैं की जो अहम लफ्ज है ना उनको हाईलाइट कर रहा हूं। वैसे तो एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रेलेवेंस, रीजनेबलनेस, लेकिन पूरी लाइन है, याद पूरी लाइन करनी है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं। सोर्स डाटा, assumptions, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। नोट कर लीजिए, सोर्स डाटा को कवर कर रहा है एडिक्वेसी में कि हमने चेक करना है
नोट कीजिए assumption को कवर कर रहा है, हमने चेक करना है। नोट कीजिए फाइंडिंग एंड कंक्लूजन यानी रिपोर्ट को कवर कर रहा है। और ये भी नोट कीजिए डिटेल्ड प्रोसीजर वर्किंग कम्प्लेक्स ऑपरेशंस को वेरीफाई करने को स्टैंडर्ड हमें नहीं कह रहा, इसलिए कि हम नहीं कर सकते। तो ये जो तीन चीजें है ना, इनकी वेरिफिकेशन हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कर सकते हैं, इनकी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें खुद एक्सपर्ट बनना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड नहीं। यहां पे स्टूडेंट कहने लगे सर आपने कहा ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ये बात समझ आती है, हम भी एग्री करते हैं, लेकिन आपने कहा ये 1 2 3 चीजें वेरीफाई कर सकते हैं, हमारा ख्याल है ये भी नहीं कर सकते। जरा एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। सुने, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सुने, सबसे वही एग्जांपल लेते हैं कि आपकी फेवरेट सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन। क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की गई है, जो जितने एरिया की वैल्यूएशन की गई है, क्या क्लाइंट उतने ही एरिया का मालिक है? क्या वो प्रॉपर्टी क्लाइंट के नाम पे ही है? क्या वो उसी जगह पे है जिस जगह पे ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है? यही सोर्स डाटा यूज हुआ ना वैल्यूएशन में। ये चीजें चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? उस प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट से। उसमें ओनर का नाम भी लिखा होता है, एड्रेस भी लिखा होता है किस जगह पे, एरिया भी लिखा होता है, उसका कितना कवर्ड एरिया। सोर्स डाटा, अजम्पशंस। अच्छा, आपने आज तक कभी वैल्यूएशन नहीं की होगी, ऐसा ही है, लेकिन हालांकि आपने कभी अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन नहीं की, लेकिन फिर भी आपको इतना पता होगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 3 बेसिस पे होती है। ब्रेन करता है assumption क्या है? एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूएशन लादा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लादा, कमर्शियल की लादा। ये पता है क्या नहीं? तो ऐसा क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर की वैल्यूएशन कहीं कमर्शियल की बेस पे तो नहीं हुई? भाई ये चेक कर सकते हैं ना। कहता है यही देख लो, यही देख लो, ठीक है। ये इसमें कोई एक्सपर्टीज की जरूरत तो नहीं है। अगर आपको पता चले कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है दरिया रावी के किनारे कहीं, और रेट उसका लगा हुआ है माल रोड वाला, तो पकड़ देंगे कि नहीं? ये मोटी मोटी चीजें देख लें, ये ब्लंडर तो नहीं है। ये assumption है, assumption की एग्जांपल दे रहा हूं कि किस बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन कर रहे हैं। और रिपोर्ट को देख लें कि जो कंक्लूजन वैल्यूएशन रीजनेबल है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं, कंसिस्टेंट विद अदर एविडेंस है कि नहीं। यानी मुझे बताइए जिस जगह पे क्लाइंट की प्रॉपर्टी है, क्या उस जगह पे सिर्फ क्लाइंट की प्रॉपर्टी होगी? आगे पीछे दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी? तो वहां पे जाके प्रॉपर्टी डीलर से पूछ ले सर जी जगह पे आजकल क्या रेट चल रहा है। भाई ये चेक कर सकते हैं। सर रिसेंटली लास्ट सेल क्या हुई है इस जगह पे, वो किस रेट पे सेल हुई है? भाई ये पता कर सकते हैं कि नहीं? इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं कि ये रिपोर्ट में वैल्यूएशन जो दी गई रीजनेबल है कि नहीं। कहता है यही तो कर लो, यही तो कर लो। अब बताए बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कम ये चेक कर सकते हैं कि नहीं? और इसमें मोटे मोटे सारे हल हो जाएंगे। अगर वो हमें सिर्फ यही कह देता ना, इससे भी हमारा 80% काम हो जाता कि जो वैल्यू ने रिपोर्ट दिया मार्केट में जाके पता कर ले इस जगह के आसपास क्या रेट चल रहा है। लेकिन उसने कहा इसके साथ साथ सोर्स डाटा भी देखे, assumption भी। तो समझ लीजिए कि मोटी मोटे सारी जो गलतियां ब्लंडर वगैरह अगर कोई किए हुए ना उसने, तो हमारे सामने आ जाएंगे इन प्रोसीजर से। क्लियर? तो एडिक्वेसी ऑफ वर्क में 3 चीजें क्या चेक करनी है? सोर्स डाटा, assumption, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। याद करने के लिए सर बता रहा हूं, शुरू करना ए से, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंस। जहां पे आके रुके रेलिवेंस, वो अगली हेडिंग का स्टार्ट। रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशंस, जहां पे आके रुके अगली हेडिंग का स्टार्ट। रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। थोड़ा लिंक बन जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खुद भी थोड़ी सी अकल लगाते तो आपको पता चल जाता। अगर पता चले ये काम एडिक्वेट नहीं है, 3 मिनट। अगर पता चले एक्सपर्ट के काम की एडिक्वेसी चेक की, या तो एक्सपर्ट का काम एडिक्वेट होगा या नहीं होगा। अगर एडिक्वेट है बेहतरीन, ऑडिट उधर ही खत्म। अगर नहीं है फिर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म। फर्दर प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? या उससे रिक्वेस्ट कर ले कि भाई तू मजीद काम कर ले, तेरा काम सही नहीं है, या खुद काम कर ले। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर किसी और एक्सपर्ट को एंगेज कर लें। क्या हम एक्सपर्ट को पैसे कौन अदा करेगा? अगर मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर। सबसे अहम 2 मिनट का कंसेप्ट, सबसे अहम नहीं है, सबसे अहम क्या अगर एक्सपर्ट के, मुझे बताइए ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करता है? ऑडिटर, पार्टनर। अगर एक्सपर्ट को यूज किया गया, एक्सपर्ट और पार्टनर दोनों साइन करेंगे ना? नहीं, सिर्फ ऑडिटर करे। शेयर होल्डर ने सिर्फ ऑडिटर को पॉइंट किया। तो याद रखें एक्सपर्ट के वर्क को रेफर नहीं किया जाता रिपोर्ट में।
एक्सपर्ट का नाम रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी पार्टनर ही की है, पार्टनर ही किया, उसी को शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है। लेकिन 2-3 सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें एक्सपर्ट का नाम रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है एक्सपर्ट का नाम मना क्यों है रिपोर्ट में लिखना? इससे ऐसे लगता है जैसे पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहा है एक्सपर्ट पे, कि बाकी की ऑडिट का मैं जिम्मेदार हूं, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का इसने किया, ये जिम्मेदार है। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर ने एक्सपर्ट को एंगेज किया है। और मजे की बात बताऊं आपको, अगर कल को साबित हो जाए एक्सपर्ट ने रिपोर्ट गलत दी थी, फांसी किसको लगेगी? एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑडिटर को फांसी लगाएगी। ऑडिटर फिर उसके बाद एक्सपर्ट को पकड़ेगा कि भाई मेरा तेरा एग्रीमेंट हुआ था, सही काम नहीं किया तूने। फांसी के बाद, हाँ फांसी लग जाएगी, उसके बाद आएगी, कोई मसला नहीं, उसकी आत्मा आ जाएगी। नॉट एक्सपर्ट का रेफरेंस रिपोर्ट में नहीं दे सकते अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। हाँ, एक चीज आपको पता है, अगर रिपोर्ट में अगर मिस स्टेटमेंट वगैरह हो तो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं रिपोर्ट में? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो, अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं, मॉडिफाइड मॉडिफाइड में क्या रीजन बताते हैं कि नहीं? तो हाँ, उस अगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट की वजह से ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में ऑडिटर लिख सकता है क्या कि भाईजान क्लाइंट ने कहा था 150 मिलियन, हमारा एक्सपर्ट ABC में आया, उसने कहा 100 मिलियन, 50 मिलियन का फर्क था, इसकी वजह से मटेरियल था, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। तो जब मॉडिफाई करना, जब लॉ रिक्वायर करे तब एक्सपर्ट का नाम यूज कर सकते हैं रिपोर्ट में, या जब जरूरी हो मॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्लेन करने तब, वरना नहीं। लेकिन इसे याद रखें, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। एक्सपर्ट का नाम यूज करने से पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? ऑडिटर ही रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं अगर टीए से कहूं कि ये जरा इनकी टेस्ट की डिस्कशन कर दो, और अगर फर्ज कीजिए वो टेस्ट में कोई कंसेप्ट गलत डिस्कस कर देता है, जिम्मेदारी किसकी है? जिसने यूज किया है। हाँ, अब आए ना लाइन पे, मेरी जिम्मेदारी। हाँ, आप मेरी खिंचाई करेंगे, फिर उसके बाद मैं चाहूं तो डायरेक्ट उसकी ठुकाई करूंगा कि भाई ये क्या समझा दिया, मैंने ऐसे थोड़ी कहा था। लेकिन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑडिटर है। ऑडिटर अगर एक्सपर्ट को यूज करता है उसका नाम, तो इससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, वो स्टिल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगा, कैसे पता चला? चलिए, आज बहुत पढ़ लिया हमने। ये आपने शुरू में टाइम जाया करवाया था ना असाइनमेंट के चक्कर में, इसीलिए लेट हुआ है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।